हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं जो हमने पिछले टॉपिक में जहाँ पे हमने इख्तिताम किया था। हीट कैपेसिटी हमने स्टार्ट किया था, तो हीट कैपेसिटी में हम आ गए थे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आज हम ये चीज़ें देख लेंगे। तो एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं इस वक्त? हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें सबसे पहले हमने देखा डब्ल्यू जो है यानी वर्क जो है, हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे एप्लीकेशंस में, कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल में वगैरह वगैरह। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्यू यानी हीट, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पे जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस नौइयत के होंगे और किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि एक ये क्यू जो है, इस पे क्वेश्चंस यूजुअली हमें दो तरह से मिल सकते हैं। नंबर वन, तो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 की हालत में। तो यहाँ से हम क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन केस ऑफ नीट अगर हम देखेंगे 80% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस। लेकिन क्वेश्चन ये क्यू कैलकुलेशंस हमें दूसरे मेथडों से भी निकालना पड़ता है। इन सम टाइम्स क्वेश्चन हमें क्यू को हीट कैपेसिटी वैल्यू से निकालने पड़ते हैं। एंड इन केस ऑफ JEE ये समझ लीजिए कि 50% चांसेस रहते हैं, या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर क्यू हमें हीट कैपेसिटी डेटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली JEE के एडवांस एग्जाम में हमें कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ती है टू नो द क्यू। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया था क्यू को कैलकुलेट करने के लिए हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट दिया था। तो हीट कैपेसिटी क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हम ये चीज़ देख चुके थे कि डी डिफरेंशियल ऑफ क्यू यानी हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ अगर हम C का वैल्यू निकालेंगे, हीट कैपेसिटी का वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी D डिफरेंशियल ऑफ Q डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर, या DQ dt सिंपली आप क्या लीजिए। तो सपोज कर लीजिए हमारा ये जो प्रोसेस है, ये चीज़ जो है ये हमने पिछले क्लास में सीखा है, इसलिए अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पिछला क्लास देख लीजिएगा। DQ इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई DT। तो वहाँ पे हमने इस तरह से भी लिखा Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, दिस वन एंड द सेम थिंग। तो मैं कह रहा हूँ सपोज द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वी विल राइट डाउन C इज इक्वल टू DQV डिवाइड बाई DT। व्हाट डज दिस मीन? अभी तो ये DQ था, अब DQV कैसे हो गया? इसका मतलब यह है कि दिस मीन्स द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। This means heat exchange at constant volume, and this will be equal to du change in internal energy divided by dt। तो जब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ है उस वक्त जो हीट कैपेसिटी होती है इसको हम CV से डिनोट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? CV इज इक्वल टू du डिवाइड बाई DT। इसमें एक पॉइंट आया हमने DQV को किस चीज़ के बराबर लिखा? डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इट मीन्स द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to change in internal energy. Very important point. The heat exchange at constant volume is equal to change in internal energy. ये कैसे? बिल्कुल, suppose this is du change in internal energy, it is equal to Q plus W, or du is equal to Q minus P dV change in volume। ठीक है, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन ये है, या वर्क की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वर्क हम इस तरह से लिखते थे, मैकेनिकल वर्क P dV। सपोज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो हो गया है।
वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम है। व्हेन dv इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो बन गया, ये सारी की सारी टर्म क्या हो गई, जीरो। सो हमारे पास क्या मिला, du इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे हम v लिखते हैं इसके साथ, क्या लिखते हैं, v मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम हमें दिखाता है। सो चेंज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर हमें क्वेश्चन कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हीट एक्सचेंज दिया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और हमें बताना होता है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर भी रखनी है और इसको समझना भी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वही इसी का वैल्यू डी क्यू वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू हमने इनकॉर्पोरेट किया इक्वेशन में एंड वी गॉट दिस वैल्यू ऑफ सी वी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसको आप याद रखेंगे। अगर आप इसकी डेरिवेशन भी याद रखेंगे तो बिल्कुल आसान है। सी वी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी multiplied by divide by change in temperature. This is the CV. In at constant volume the heat capacity is equal to change in internal energy divided by temperature. Similarly at constant pressure हम देखेंगे। Similarly at constant pressure we will have Cp, this will be equal to change heat exchange at constant pressure divided by dt, क्योंकि C जो है इसकी जनरल डेफिनेशन dq डिवाइड बाई dt है। अब हम V या P लगाते हैं जब प्रोसेस होती है कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर। इस वक्त हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमने Cp लिखा है, तो dq को भी लिखेंगे dqp, that is it, and this will be equal to Cp is equal to delta H divided by delta T। आप कहेंगे डेल्टा H कहाँ से आ गया, the heat exchange at constant pressure is equal to change in enthalpy। ये चीज़ अभी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि इंथाल्पी हम आगे देखेंगे, इंथाल्पी को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी हमने आपको समझाया, चेंज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसी तरह से अब आगे हम दिखाएंगे जब हम इंथाल्पी लेते हैं कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंथाल्पी। तो ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है, Cp के बारे में और Cv के बारे में। Cv इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। Cp is equal to change in enthalpy divided by change in temperature। तो जहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी आएगी वहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है यूजुअली, और जहाँ पे भी आपको मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर तो वहाँ पे हमें यूजुअली जो चेंज आ जाता है इंटरनल एनर्जी में सिस्टम के, वो हम डिनोट करते हैं एज इंथाल्पी। ये आगे डिस्कस हो जाएगा, तो यहाँ तक आप ये चीज़ जो है याद रखेंगे। उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, the relation between Cp and Cv। Relation between Cp and Cv, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे एक इक्वेशन, जब हम इंथाल्पी को डिटेल में लेंगे, चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस n और डेल्टा T। चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस n और डेल्टा T। ये इक्वेशन अभी हमने डिराइव नहीं किया है, जब इंथाल्पी पे आ जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ हम इसको डिराइव करेंगे, या मे भी अगर आप प्रिपरेशन के दौरान इस वक्त चूँकि एग्जाम्स भी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी मालूम होगी। तो यहाँ से हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। डेरिवेशन आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है फॉर नीट स्टूडेंट्स। हाँ, JEE के जो स्टूडेंट्स इनको एडवांस में पूछ सकते हैं फॉर द डेरिवेशन एज वेल। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास जो ये आइडियल गैस है, इट इज़
इसके मोल्स हमें 1 मोल है, n is equal to 1. So the equation will become delta H is equal to du plus R del T. ठीक है, this for 1 mole of gas. du and dh आ गया है इसमें मैं dh की जगह लिखूंगा Cp into delta T is equal to, या डेल्टा टी मत लिख लीजिए, डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर लिख लीजिए. यहाँ पे भी हम करेंगे डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि फिर यही डी टी जो है यही बन जाता है डेल्टा टी, हम आगे देखेंगे. तो ये इक्वेशन जो है हमने क्या किया, डी एच की जगह हमने लिखा सी पी इंटू डी टी. आप बोलेंगे कैसे, अभी हमने देखा सी पी किसके बराबर है, डी एच डिवाइड बाई डी टी. तो डी एच आप कैसे लिख सकते हैं, डी एच इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी. यही हमने यहाँ पे लिखा, डी एच की जगह क्या लिखा, सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम सी वी इंटू डी टी प्लस आर इंटू डी टी. ठीक है, ये डी टी and this dt will cancel out. We will have Cp is equal to Cv plus R. यही है ना, Cp is equal to Cv plus R. R यहाँ पे हम Cv को Cp की साइड में ला सकते हैं, Cp minus Cv is equal to R. This is the equation, this is the relation for Cp and Cv for 1 mole of ideal gas. For 1 mole of gas. For 1 mole of a gas, Cp minus Cv is equal to R. Cp minus Cv is equal to R. ये है for 1 mole. This is the equation that you are already knowing. आपको याद भी होगी, लेकिन इसको और एक्सरसाइज करनी है. क्लास 11 से हम इस इक्वेशन को पढ़ते हैं. यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड करेंगे आप, if we are given 1 gram, what will be the equation? ये 1 mole के लिए है. We will see the equation for 1 gram. It will be equal to Cp minus Cv is equal to R divided by M for 1 gram of ideal gas. 1 mole के लिए सिंपली R था, लेकिन जब इसको हमने मोल को किस में कन्वर्ट किया है, ग्राम्स में, then molecular mass जो है M is equal to molecular mass of the gas. Molecular mass of the gas. Cp minus Cv is equal to R is for 1 mole. 1 mole means how many grams? M grams. What is M? M is molar mass या molecular mass. अब अगर 1 ग्राम के लिए आएगा तो हमें इसको M से डिवाइड करना है. ये M ग्राम्स के लिए इतना है, तो 1 ग्राम के लिए ये वाली इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे. 1 मोल के लिए एक और 1 ग्राम के लिए दूसरी इक्वेशन. This is the relation between Cp and Cv for 1 mole as well as 1 gram. उसके बाद हम लिखेंगे heat capacity ratios. Heat capacity ratios. Heat capacity ratios, फिर एक बार एक ऐसा कंसेप्ट, Cp divided by Cv. This is the ratio of heat capacity at constant pressure and constant volume. This ratio is an important property for any gas. कोई भी गैस लीजिए, the heat capacity ratio is an important property that we have to remember. Cp divided by Cv is equal to gamma. Cp divided by Cv is equal to gamma. ये एक और इक्वेशन है जो रिलेशन, जिसे हम रिलेशन कायम कर सकते हैं बिटवीन Cp एंड Cv. और ये गामा जो है, दिस गामा इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर गैस एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस गामा फॉर ऑल द गैसेस. ये कैसे हम याद रखेंगे हम अभी आगे देखेंगे. एक सिंपल सा इसको हम बनाएंगे, टेबल की हालत में बनाएंगे या किसी एक सिंपल सा वर्जन दिखाएंगे कि गामा हम कैसे रिप्रेजेंट याद रख सकते हैं फॉर all the gases. Cp divided by Cv is equal to gamma.
उसके बाद यूजुअली हमारे क्वेश्चंस में जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं या एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नीट में भी होते हैं, वो हमें फॉर एग्जांपल सीपी एंड सीवी, हमें सीवी चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वो कभी सीवी या कभी सीपी नहीं देते हैं, वो हमें गामा देते हैं। हमें वैल्यू चाहिए था सीवी लेकिन उन्होंने गामा दिया होता है। हमें वैल्यू चाहिए था सीपी लेकिन वो सीपी की जगह क्या दे रहे हैं, गामा दे रहे हैं। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन सीवी एंड गामा एंड सीपी एंड गामा। मैं क्या बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में हमें फॉर एग्जांपल सीपी की ज़रूरत होगी या सीवी की ज़रूरत होगी, तो लेकिन ना उसने सीपी दिया होता है ना उसने सीवी दिया होता है, उसने क्या दिया होता है, गामा। So that means we have to calculate CP and CV from the value of gamma. So there must be some relation between CP, CV and gamma. So you write down the relation between CV and gamma. या आप सिंपली लिख सकते हैं CV in terms of gamma. कोई भी ऐसी चीज़ इंशाल्लाह क्लास में नहीं रहनी चाहिए जिसके लिए आप बाद में परेशान होंगे। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हर एक चीज़ का ख्याल हम रखते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमें अभी देखा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। उसके बाद हमने क्या देखा, सी पी डिवाइड बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सी पी किस चीज़ के बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू सी वी मल्टीप्लाइड बाई गामा। सी पी किस चीज़ के बराबर आ गया, सी वी मल्टीप्लाई बाई गामा। इस सी पी का वैल्यू जो है यहाँ पे ये हम इंसर्ट करेंगे इक्वेशन 1 में। सी पी की जगह हम लिखेंगे सी वी मल्टीप्लाई बाई गामा माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी वी एंड सी वी ब्रिंग देम आउट, अंदर क्या रहेगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर, और सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, आर इज ए कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट 8 पॉइंट समथिंग, और 2 कैलोरीज में है। इसके डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स में होते हैं। सीवी आपको चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाले ने जिसने क्वेश्चन पूछा था उसने गामा दिया था, तो आप इस गामा से यहाँ पे सीवी निकाल सकते हैं। उस एतबार से ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली हम परेशान हो जाते हैं कि हमें निकालना था। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखें डी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, एन नंबर ऑफ मोल, सी वी मल्टीपल बाय चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन सी वी नहीं दिया है, उसने गामा दिया है, तो कैसे निकालेंगे हम सी वी। इस इक्वेशन से हम सी वी निकालते हैं। इस तरह से वो क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, थोड़ा इसका लेवल जो है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं इससे। तो दिस इज द रिलेशन फॉर सी वी एंड गामा। इसी तरह से हम रिलेशन देखेंगे सी पी एंड गामा। You write down CP in terms of gamma. CP in terms of gamma. Again, CP divided by CV is equal to gamma. CP divided by CV is equal to gamma. Or CP is equal to CV multiplied by gamma. और CP इज इक्वल टू CV का वैल्यू अभी हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ गामा, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, यानी CV हमने अभी देखा किस चीज़ के बराबर है, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। CV का वही वैल्यू यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। CV की जगह मैंने लिखा है R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, और यहाँ पे अपना गामा इसके साथ रहेगा। दिस इज द रिलेशन फॉर CP एंड गामा। CP और CV में क्या फर्क है, सिंपली CV इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, CP इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, और इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करना है इसको फिर किसके साथ, गामा के साथ। सो दीज आर द रिलेशंस बाई, ये आपको याद रखनी है ज़रूरी। CP और CV, रिलेशन बिटवीन CP CV और गामा की कैलकुलेशन, गामा रिलेशन ऑफ गामा विथ CP एंड CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों के बगैर हम हीट कैपेसिटी पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेक इट श्योर you know the relation between CP and gamma, CV and gamma, CV and CP, as well as the gamma for different gases. तो आप हेडिंग करके लिखेंगे value of gamma for different gases.
value of gamma for different gases. देखो भाई, all the gases have been divided into three groups: monoatomic gas, monoatomic गैस जैसे हीलियम है, जैसे नियान है वगैरह। उनके लिए आपको गामा जो है, आप इसको रट के याद रखना है इसको। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहिए या मोनोएटॉमिक गैस, इट इज इक्वल टू, सम ऑफ यू मे बी ऑलरेडी नोइंग इट, दोज हु आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, जिन्होंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, इनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी। Cp divided by Cv, that means gamma is equal to 5 divided by 3. For what? For monoatomic gas. ये फर्स्ट कैटेगरी है। इस तरह से सारे के सारे गैस मैंने बोला, ये मॉलिक्यूल्स जो है, these have been categorized into 3. एक हो गया मोनोएटॉमिक, दूसरा कैटेगरी हो गया लीनियर मॉलिक्यूल्स। लीनियर मॉलिक्यूल्स, अब लीनियर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? जाहिर सी बात है, एक तो आएंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कोई भी होगा, O2 होगा, N2 होगा, Cl2 होगा, F2 होगा। 2 पॉइंट्स ऑलवेज मेक ए स्ट्रेट लाइन। इन्हें Cl और Cl हमेशा ये लीनियर मॉलिक्यूल होंगे। इन्हें लीनियर मॉलिक्यूल्स में मैं कह रहा हूँ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे? एक तो सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे और कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। यूजुअली क्वेश्चन अगर रहेगा उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही पूछेगा, बिकॉज इट्स अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी मोर देन 2 एटॉम्स, लेकिन लीनियर है। इस क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए गामा का वैल्यू बताइए क्या है? यू मे बी ऑलरेडी नोइंग इट, इट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। Gamma is equal to 7 divided by 5. For what molecules? The molecules which are linear. Molecules which are linear. तो फिर linear कौन कौन सा हो गया? वो सारे के सारे diatomic molecules, सारे के सारे। उसके बाद कुछ polyatomic molecules, सारे के सारे polyatomic इसमें नहीं आएंगे। linear, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उनके लिए गामा का वैल्यू आप याद रखेंगे 7/5। मोनोएटॉमिक के लिए 5/3। अब ये जो है डाइएटॉमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक, उनके लिए क्या है? 7/5। एंड लास्ट कैटेगरी इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो वाले छोड़ के जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में। डाइएटॉमिक इसमें नहीं आएगा, मोनोएटॉमिक इसमें नहीं आएगा, और लीनियर पॉलीएटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड वाला मॉलिक्यूल वो भी इसमें नहीं आएगा। बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं। SO3 फॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एक गैस है। इस तरह से अमोनिया है, NH3 है। इसी तरह से मीथेन है। यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक को छोड़ के, डाइएटॉमिक को छोड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को छोड़ के, इनके लिए आप गामा का वैल्यू जो है याद रखेंगे, इट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। गामा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। गामा के 3 वैल्यूज हमें मिले हैं। गामा इज इक्वल टू 5/3, गामा इज इक्वल टू 7/5, गामा इज इक्वल टू 5/4। ये मोनोएटॉमिक, ये डाइएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक, लेकिन इसमें याद रखना डाइएटॉमिक के साथ साथ लीनियर पॉलीएटॉमिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें याद रखेंगे आप। पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर, सारे के सारे नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखने हैं, जरूरी के जरूरी। यह हो गया हमारा दिस इज आवर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, गामा एंड द वैल्यू ऑफ गामा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स इस पे सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे वी नीड दिस वैल्यूज फॉर टू सॉल्व आवर एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे
यू राइट डाउन, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस, ये डब्ल्यू लिखेंगे आप, डब्ल्यू भी हमने डिस्कस किया, ये क्यू भी हमने डिस्कस किया. नाउ वी विल सी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाउ वी विल कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो यू राइट डाउन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी यू. इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंट्रो दिया था. तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और कुछ और पॉइंट्स हम इस पे डिस्कस करेंगे. एज वी नो ऑलरेडी दिस इंटरनल एनर्जी आई ई या सिंपली यू, इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम में बल्क नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. इन मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी टोटल एनर्जी है, अपनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन वगैरह, उस सारी की सारी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी से डिनोट कर लेते हैं. इंटरनल एनर्जी इज द summation of potential energies of all molecules and kinetic energy of all the molecules. अब U जो है यानी इंटरनल एनर्जी है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिनोट नहीं कर पा रहे हैं. इसका किस मॉलिक्यूल के पास कितना एब्सोल्यूट U है, इंटरनल एनर्जी है. दिस इज द क्वांटिटी दैट वी कैन नॉट मेजर, इट्स इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास कुछ ऐसी एनर्जी टर्म्स आती हैं जिनको कैलकुलेट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है. तो जाहिर सी बात है कि U एब्सोल्यूट U भी कैलकुलेट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है. एंड फॉर्चुनेटली जब हमारी कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर्चुनेटली हमें एब्सोल्यूट ये U का वैल्यू जो है वो काम नहीं आता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है. What we actually have to determine, have to calculate is the change in internal energy du, और जिसको हम डेल्टा U से, डेल्टा U means total change, du means small change, change in internal energy हम calculate कर पा रहे हैं. Now internal energy U, it is the function of N means amount of mass या substance present in the system, is the function of temperature, is the function of volume, is the function of pressure. जो already हम देख चुके हैं, it depends upon these state variables because it's a state function. अगर हमारा system जो है it's a closed system, that means n does not change. Usually हमारे systems क्या हैं? Closed system. तो हम लिखते हैं U is the function of temperature, volume and pressure. क्यों? N is constant for closed system. ठीक है. उसके बाद हम लिखते हैं U is actually the function of temperature and volume. pressure भी out कर लेते हैं. U is the function of temperature and volume and it depends upon temperature and volume for closed system. That means अगर volume change होगा तो U change होगा, अगर T change होगा तो U change होगा. Now why is pressure out? ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने सारे क्लास मेरे अटेंड किए होंगे, हम कहते हैं अगर T और V और P ये तीन क्वांटिटीज, अगर दो का वैल्यू फिक्स हो जाता है तो जो तीसरी क्वांटिटी रह जाती है इट बिकम्स डिपेंडेंट. इसका वैल्यू खुद ब खुद चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स सपोज कर लीजिए T और V को फिक्स कर लेंगे, ये प्रेशर अब चेंज नहीं होगा. हमने टेम्परेचर कुछ फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल 300 केल्विन, वॉल्यूम लिया फॉर 2 लीटर्स. अब ये प्रेशर जो है इट डज नॉट वेरी ऑन इट्स ओन, इट्स नाउ डिपेंडेंट, इसका वैल्यू भी फिक्स हुआ होगा. तो स्टेट वेरिएबल्स मीन्स वो चीज़ जो चेंज हो जाती है, अब ये वेरिएबल नहीं रह जाता है. इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर लेंगे तो ये V अब वेरिएबल नहीं रहेगा, इसका वैल्यू खुद ब खुद इन दो चीज़ों पे डिपेंड है. तो जाहिर सी बात है अब हम तीन चीज़ों को नहीं लेते हैं, हम यूजुअली दो चीज़ों को लेते हैं. इसलिए हमने यहाँ पे T और V लिया है.
हमने किस चीज़ को लिया है, T और V. We say U is the function of T, temperature and volume. Unless otherwise mentioned, हम हमेशा क्या लेते हैं, U इंटरनल एनर्जी को एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. प्रेशर नहीं लाते हैं इसमें. थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों, क्योंकि हमने U बोला इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द कन्फिगरेशनल एनर्जी. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितने दूर हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, ये दूरी और ये अरेंजमेंट इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम. सो एक्चुअली वी कैन से हमारे जो दो पैरामीटर्स इसमें आते हैं, टेम्परेचर और क्या जाता है, वॉल्यूम. इसीलिए हम यूजुअली क्या लेते हैं, इंटरनल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. लेकिन हाँ, हम इसको प्रेशर भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन जब तक मेंशन नहीं किया गया होगा, हम ऑलवेज क्या लेते हैं, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर and volume. Now tell me what will be the change in U equal to? Change in U. Change in internal energy will be equal to. हम already discuss कर चुके हैं. अगर हमारे पास इस तरह का ये expression है कि some function x is the function of y and z, तो चेंज इन u यानी चेंज इन x किस चीज़ के बराबर होगा, यू राइट डाउन चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट, यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय dt. दिस इज द इक्वेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको समझाया है फर्स्ट या सेकंड क्लास में. थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे फिर रिपीट करूँगा ताकि आप, अगर आप वो मिस कर चुके हैं या याद नहीं है तो आपके जहन में वापस आ जाएगा. हमने बोला U इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है. तो अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, अगर V चेंज होगा तो U चेंज होगा. अब हम देखते हैं सपोज दोनों हमने चेंज कर लिए, टेम्परेचर भी चेंज कर लिया, वॉल्यूम भी चेंज कर लिया, तो जाहिर सी बात है U चेंज होगा. वही हमने लिखा चेंज इन U, द स्मॉल चेंज इन U brought about by the change in temperature and change in volume is equal to rate of change of U with V at constant temperature. At constant temperature, ये T है constant temperature. यानी अगर जब हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ U with V तो T कांस्टेंट कर लो. अगर हम लिखेंगे U रेट ऑफ चेंज ऑफ U with T तो V कांस्टेंट कर लो, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है. तो ये क्या चीज़ है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. du डिवाइड बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, ये क्या है मैं आपको ऐसे समझाऊंगा. सपोज वी हैव गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, यानी कोई बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ. सपोज इसका डिस्टेंस x हो रहा है 1 मीटर चेंज पर सेकंड, 1 सेकंड के साथ इसका डिस्टेंस जो है, पोजीशन जो है 1 मीटर चेंज होता है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज क्या है, 1 मीटर पर सेकंड. दिस इज 1 मीटर पर सेकंड. मैं आपसे पूछ लूंगा व्हाट विल बी द चेंज इन डिस्टेंस आफ्टर 30 सेकंड्स, वी विल से मल्टीप्लाइड बाय 30. सो यही चीज़ बिल्कुल यहाँ पे भी है. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ du डिवाइड बाई डो u डिवाइड बाई डो v. दिस इज द रेट ऑफ चेंज. ये आपको रेट ऑफ चेंज देता है. फिर आपको बोलेगा व्हेन द टोटल चेंज इज इक्वल टू dv. जैसे टोटल चेंज, टोटल टाइम कितना दिया मैंने, 30 सेकंड्स. वो रेट ऑफ चेंज क्या है, 1 मीटर पर सेकंड. अगर ये 2 मीटर पर सेकंड होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज है 2 मीटर पर सेकंड. 1 सेकंड में 2 मीटर, बोलिए 30 मीटर सेकंड्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 30. बोलिए 10 सेकंड्स में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10. सो दिस इज how we can explain this rate of change multiplied by dv. ये इक्वेशन जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. इक्वेशन आपको याद रखनी है. फिर उसके बाद जितनी भी छोटी छोटी इक्वेशंस हमें आती हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ से हासिल होती है. अगर आप इस इक्वेशन को याद रखें तो du की सारी इक्वेशंस आपको याद रखना आसान होगा. तो इस इक्वेशन को नज़र में रख लीजिए एंड राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Important points.
पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, इट इज ए जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेल यू। इट इज ए जनरल फॉर्मूला, ये इक्वेशन जो आपने देखी, इट्स ए जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेल यू फॉर ऑल सब्सटेंसेस, दैट मीन्स बोथ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। गैस चाहे आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, दोनों के लिए हम इस इक्वेशन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप परेशान नहीं हो जाइए अगर आपको ये इक्वेशन बड़ी लगती है, अभी हम इसको सॉल्व करके छोटी इक्वेशन बन जाती है लास्ट पे, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है, ये हर एक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ आप लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेट चेंज, ओनली फॉर स्टेट चेंज। स्टेट चेंज क्या होगा, ये नहीं कि लिक्विड से बन गया सॉलिड, ये वो स्टेट चेंज नहीं है, ये थर्मोडायनामिक स्टेट है, ये फिजिकल स्टेट नहीं है। थर्मोडायनामिक स्टेट मीन्स स्टेट 1 से चला गया स्टेट 2 की ओर, यानी टेम्परेचर T1 V1 P1 से T2 V2 P2 पे, वही हो गया स्टेट चेंज। दूसरा स्टेट चेंज हम कहते हैं फिजिकल स्टेट चेंज, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल चेंज मीन्स फेज चेंज वगैरह बाकी चीज़। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं एंड इनका जो वॉल्यूम या टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, इनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। यानी जब हम केमिकल रिएक्शन लेबॉर्ट्री में करते हैं तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहता है, दीज बोथ आर कांस्टेंट। दैट मीन्स इसके साथ साथ वी भी कांस्टेंट हो गया। क्यों? प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये भी फिक्स हो गया। सो फॉर आइडियल गैस वी से दैट ये इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो जाएगा तो यू भी चेंज नहीं हो गया, तो डी यू बी इक्वल टू 0. That's why the chemical changes and physical changes that take place at constant pressure and constant temperature, that means उनके लिए du जो है इस इक्वेशन से 0 आएगा। नंबर 3rd पॉइंट आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3rd पॉइंट, du डिवाइड बाई dv, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इस तरह से डी डो वी लिखेंगे हम, चलो डो यू डिवाइड बाई टी वी। अगर हम इनके यूनिट्स देखेंगे, ये ऊपर क्या है एनर्जी, इसका यूनिट ऐसा क्या होगा जूल, नीचे वॉल्यूम है मीटर, इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब। जूल को हम लिख सकते हैं पास्कल मीटर क्यूब, नीचे है ऑलरेडी मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पास्कल। सो डी यू डिवाइड बाई डो वी जो है इसके यूनिट्स किस चीज़ के बराबर आ गए, पास्कल मीन्स प्रेशर यूनिट्स। इसका यूनिट क्या है प्रेशर। सो दिस डो यू डिवाइड बाई डो वी, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, चाहे आइडियल गैस हो चाहे रियल गैस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ना रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं इंटरनल प्रेशर। इसका यूनिट क्या है पास्कल। उसी वजह से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज called as internal pressure, या which of the following quantities is the internal pressure of gas। 4 ऑप्शंस में से एक ये होता है, बाकी फॉर एग्जाम्पल होगा डो यू डिवाइड बाई डो टी, डो एच डिवाइड बाई डो वी, डो एच डिवाइड बाई डो टी, और एक ये होगा। सो फ्रॉम दैट कभी कभी डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल प्रेशर। तो हमने 3rd पॉइंट में क्या लिखा, हमने ये समझाने की कोशिश की जो ये क्वांटिटी जो है, इस क्वांटिटी का यूनिट आ जाता है पास्कल, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। नाउ फॉर आइडियल गैसेस, डो यू डिवाइड बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू
0. So we can say for ideal gases, internal pressure is equal to 0. Internal pressure is equal to 0. And this is the thermodynamic definition of an ideal gas. वो क्या है? The internal pressure at constant temperature. The internal pressure at constant temperature is equal to 0. And this is the thermodynamic definition of an ideal gas. So you write down dou U divided by dou V at constant temperature. क्यों 0 है? क्योंकि U जो है आइडियल गैस की, इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो U जो है ये कांस्टेंट रहेगा. दैट मीन्स U of initial and finals will be same, so du will be equal to 0. So you write down the thermodynamic definition of the gas is that a gas whose internal energy depends only on temperature. A gas whose internal energy U depends only on temperature. This is the thermodynamic definition of an ideal gas. तो आइडियल गैस के बारे में एक और चीज़ हम याद रखेंगे. ये हमने देख लिया क्या, डो यू डिवाइड बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0. उनके लिए डो यू डिवाइड बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बी 0 के बराबर होता है. क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आ गया तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके बराबर आ जाएंगे? 0 के बराबर आ जाएंगे. सो वी कैन से, एक तो ये आपने अंडरलाइन किया, फॉर एन आइडियल गैस डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी फॉर आइडियल गैस. दिस क्वांटिटी जो मैं अंडर सर्कल कर रहा हूँ ये 0 के बराबर आ जाएगा. क्योंकि दिस इज डो यू डिवाइड बाई डो वी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ वॉल्यूम यानी इंटरनल प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ये अभी हमने देखा है किस चीज़ के बराबर है? 0 के बराबर है. जब ये 0 के बराबर आ गया तो डी यू किस चीज़ के बराबर आएगा? इट विल बी ओनली इक्वल टू दिस थिंग. वही हम लिखेंगे. फॉर आइडियल गैस वी विल हैव डी यू इज इक्वल टू 0 प्लस dou u divided by dou t at constant volume multiplied by dt. इसको हम आगे लिखेंगे. Change in internal energy is equal to change in internal energy is equal to this thing, or change in internal energy is equal to change in internal energy divided by temperature is equal to NCV delta T. This is the equation for change in internal energy for ideal gas. मैंने लिखा है dou u divided by dou t at constant volume की जगह मैंने क्या लिखा है? NCV, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो अभी हमने देखा है. जब हम CV पढ़ रहे थे, CV is equal to for 1 mole, CV is equal to change in internal energy by change in temperature. By change in temperature, 1 मोल के लिए for 2 moles multiplied by n. तो ये लिखा हमने du divided by dt is equal to NCV. This is the equation that we have to remember for the change in internal energy of ideal gas for all the processes. चाहे प्रोसेस आइसोथर्मल हो, आइसोथर्मल जब आएगा तो इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली 0 आ जाएगा. फॉर आइसोबारिक, आइसोकोरिक, तो बाकी सारी प्रोसेस के लिए ये चीज़ जो है हम याद रखेंगे. इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय सी वी इंटू डी टी फॉर आइडियल गैस. डी यू हमने लिखा है एन सी वी डी टी. दिस इज द स्मॉल चेंज. डी इज द स्मॉल चेंज. नाउ इफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 वी विल गेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी u1 to u2 is equal to NCV. हम बाहर निकालेंगे, these are constant, T1 से लेके T2 तक. So we will get the change in internal energy is equal to NCV into delta T. Delta T is equal to T2 minus T1. This is the equation that we will remember, or this is the equation that we will remember for change in internal energy.
चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास रियल गैस है, रियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू change in internal energy will be equal to du divided by dv at constant temperature multiplied by dv plus वही इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी इज इक्वल टू, ये चीज जो है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इंटरनल प्रेशर du divided by dv is not equal to zero for real gas, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। so this is thermodynamic differentiation between the ideal gas and real gas। आइडियल गैस के लिए जीरो के बराबर होता है, लेकिन रियल गैस के लिए जीरो के बराबर नहीं होता है। जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको जीरो नहीं करेंगे, इट विल रिमेन देयर एज सच, और ये चीज जो है दिस विल बिकम d is equal to du divided by dv प्लस NCV डेल्टा टी। ये इस पे यूजुअली क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाते हैं रियल गैस के लिए, लेकिन JEE के एडवांस में हमें इक्वेशन हमें एटलीस्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द रियल गैस। तो रियल गैस के लिए सिंपली ये डिफरेंस याद रखना, ये जीरो नहीं है, बाकी ये किस चीज़ के बराबर है, NCV मल्टीप्लाइड बाई dt। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड केस फॉर solids and liquids। for solids and liquids इंटरनल प्रेशर जो है आइडियल गैस की तरह ही जीरो के बराबर होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इंटरनल प्रेशर तो है ही नहीं कोई कंसेप्ट, इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। और इनका जो CP और CV का कंसेप्ट भी वहाँ पे नहीं होता है, CP एंड CV इज ओनली फॉर गैसेस, CP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू CV एंड दीज आर इक्वल टू देयर हीट कैपेसिटीज, ठीक है। तो CP/CV का कंसेप्ट नहीं है, इंटरनल प्रेशर भी इक्वल टू जीरो है। तो वो इक्वेशन 1 क्या बनेगा जो हमने सबसे पहले लिखा था, जो अपन में लिखा था यूज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी दैट मीन्स दिस इक्वेशन, ये क्या बनेगा, दिस विल बी, ये वाला पार्ट आएगा जीरो और ये पार्ट आएगा NCV। CV की जगह हम क्या करेंगे, CV नहीं लिखेंगे, सिंपली C लिखेंगे, क्योंकि CP इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू C फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो वी राइट डाउन change in internal energy for solids and liquids is equal to 0 plus NC multiplied by dt, or du is equal to NC dt। Total change in internal energy is equal to NC multiplied by change in temperature T1 to T2। so this सारी इस डिस्कशन से हमने 3 इक्वेशंस लास्ट में छोटी छोटी 3 इक्वेशंस लिखी है, जिनसे हमें क्या पता चलता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, देन रियल गैस, उसके बाद सॉलिड्स और लिक्विड्स। अगर आप इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आइडियल गैस के लिए, या सबसे पहले हमने क्या लिखा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू, ये फंक्शन है वॉल्यूम का, इसलिए हमने लिखा du by dv, और टेम्परेचर का एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर is plus change in internal rate of change of internal energy with temperature at constant volume multiplied by dt। ये मैंने बोला था, this is the general equation for internal energy that we have to remember, that we will inshallah remember। कोई मुश्किल याद नहीं रखना है। फिर हमने लाया था केस 1 आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए आपने देखा ये क्वांटिटी जो है इंटरनल प्रेशर, ये वाला चीज इट इज इक्वल टू जीरो, ये वाला चीज इट्स इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है RHS का, ये जीरो के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे आइडियल गैस के लिए व्हाट, आइडियल गैस के लिए हम लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू, यहाँ जीरो आएगा, जीरो नहीं लिखेंगे, सिंपली du डिवाइड बाई dt हमने लिखा इट्स इक्वल टू NCV मल्टीप्लाई बाई dt। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन आप लोगों को ऑलरेडी याद है, ये वाली इक्वेशन जो मैंने सर्कल में रखी है, लेकिन इसको हम यहाँ से कैसे हासिल करते हैं ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये आसान होगी आपके लिए बिल्कुल भी।
अब उसके बाद रियल गैस जो है, रियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। दैट मीन्स ये वैनिश नहीं हो जाएगा, बाकी ये वहीं पे रहेगा, ये भी वहीं पे रहेगा। हो गया रियल गैस। उसके बाद सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड जो है उनके लिए बिल्कुल आइडियल गैस जैसा सिचुएशन बनेगा, ये 0 के बराबर आएगा। du एंड डिवाइड बाई dt, ये जो है ये हमने cv नहीं लिखा, हमने सिंपली लिखा c मल्टीप्लाइड बाई डेल टी। ये किनके लिए? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, क्योंकि उनका जो cv होता है बराबर cp के अप्रोक्सीमेटली, एंड इट इज इक्वल टू c सिंपली हीट कैपेसिटी। So this is how we can calculate du from different equations. इस तरह से हमने जो स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इनकी एप्लीकेशंस में हमने पढ़ा था, इन एप्लीकेशंस वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जो तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट किया है। एंड जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी चांस हैं, जितने भी तरीके हैं ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, 2 तरीके इसके लिए। एक यही इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन, हमें क्यों दिया गया होगा, U दिया गया होगा, डेल U दिया गया होगा, और हमें W निकालना होगा, एक तरीका। W का दूसरा तरीका क्या था? -P डेल्टा V, और तीसरा क्या था? ग्राफ। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब क्यों के 2 तरीके हैं। नंबर 1, डेल्टा U दिया गया है, W दिया गया है, तो क्यों निकाल सकते हैं। नंबर 2, इसको हम हीट कैपेसिटी डेटा से निकाल सकते हैं। वी नो, बिकॉज वी नो C इज इक्वल टू dQ डिवाइड बाई dt। ये दिया गया, डेल्टा T दिया गया, C भी दिया गया, वी कैन कैलकुलेट dQ। उसी टर्म में हमें CP, CV, गामा वगैरह आ गई है, जो हमें डिस्कस जरूरी करना था और हमने कर लिया उनको डिस्कस। देन वी हैव द लास्ट थिंग, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के भी 2 तरीके, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये चीज़ है, W दिया गया होगा इनडायरेक्टली, क्यों दिया गया होगा डायरेक्टली सपोज करके, तो U जो है डेल्टा U हम निकाल सकते हैं। अब डेल्टा U का दूसरा तरीका हमने अभी सीखा, डेल U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। इसकी दूसरी इक्वेशन बनी हुई है। इस इक्वेशन के बारे में सारा डिस्कशन चल रहा था, इसके लिए मैंने आपको बोला वो जनरल इक्वेशन याद रखना, वो आपको याद रखना होगा, पर्टिकुलरली फॉर JEE स्टूडेंट्स। और लास्ट पे हम इस इक्वेशन पे आ गए हैं, तो हमें दिया गया होगा NB, CV भी, डेल्टा T भी, हम डेल U निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में इस तरह से डाल सकता है, he will not give us CV, he will give us gamma. At that time delta U will be equal to N। CV की जगह हम क्या लिखेंगे, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T। जो अभी हमने रिलेशन कायम किया किसके बीच में, CV एंड गामा। तो CV नहीं दिया होगा तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ आया होगा सारा। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ये यूट्यूब पे जो हमारा क्लास चल रहा है, तो इंशाल्लाह वी विल क्लियर इट देयर, या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी डाउट्स अपने डाल सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।